हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में कक्षा 10वीं गणित एपिसोड नंबर 4 में। आइए हम और कुछ सवालों के ऊपर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। जिससे हमारा चल रहा है पाठ 1 वास्तविक संख्याएं, और इसमें रियल नंबर्स, इसमें भी हम बहुत कुछ जान चुके हैं और भी कुछ आगे जानेंगे और समझेंगे। कुछ सवालों के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आता है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। आज इसके ऊपर हम बात करेंगे, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। मतलब क्रम चेंज भी अगर हम कर दें, जैसे एक भाज्य संख्या हम लें, जैसे मान लीजिए भाज्य संख्या हम 4 लें, तो 4 को हम लिख सकते हैं 4 बराबर 2 गुणित 2। 4 क्या है? 4 तो एक भाज्य संख्या है, लेकिन इसके जो गुणनखंड है 2 गुणित 2, ये अभाज्य संख्या है। तो एक भाज्य संख्या को हमने 2 गुणित 2 के रूप में व्यक्त कर दिया है। मतलब एक भाज्य संख्या 4 को 2 और 2 अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में गुणनखंडित करके हमने इसे व्यक्त कर दिया है। अब एक और संख्या लेते हैं जिससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। एक और भाज्य संख्या हम लेते हैं, जैसे हमने लिया, जैसे हम 12 लें, तो 12 के गुणनखंड यदि हम करते हैं तो वैसे तो 2 गुणित 2 गुणित 3 आता है। 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो 2 क्या है? ये भी अभाज्य संख्या है। ये वाली 2 भी अभाज्य संख्या है। ये 3 जो है ये भी अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर 3 अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में हमने इसे 12 को व्यक्त कर दिया है। 12 क्या है? एक भाज्य संख्या है। तो इस भाज्य संख्या को हमने अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में यहाँ पर लिखा हुआ है, लिख दिया है। लेकिन अब यहाँ पर ये देखना है कि यदि हम 2 गुणित 2 गुणित 3 के बजाय यदि हम इसको 3 गुणित 2 गुणित 2 लिख देंगे तो भी वही रहेगा। उसमें उसके सॉल्यूशन में कोई फ़र्क नहीं आएगा। मतलब ये अद्वितीय होता है। अगर इसका हम क्रम चेंज भी कर दें, आने वाले क्रम को बिना ध्यान में रखे हुए, ये यहाँ पर क्या बोला गया है, क्रम के बिना अद्वितीय होता है। मतलब क्रम को यदि हम बदल भी देते हैं, जैसे मान लीजिए हमने 3 गुणित 2 गुणित 2 लिख दिया, 2 गुणित 3 गुणित 2 लिख दिया, मतलब 2 2 3 आएगा। अब उसको किसी भी क्रम में हम लिख सकते हैं, बिना क्रम के बिना, क्रम को ध्यान नहीं देना है। तो 2 2 3 आना है, ये अद्वितीय है। इसके अलावा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता 12 के गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो यही है हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, जिसमें एक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंडन के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, और ये क्रम को ध्यान में रखे बगैर एक अद्वितीय गुणनखंड होता है। तो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये प्रमेय के बारे में कुछ और कहा गया है। अर्थात अंकगणित के आधार पर प्रमेय कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित की जा सकती है। अर्थात दी हुई भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में बिना ध्यान दिए कि अभाज्य संख्या किस क्रम में आ रही है, एक अद्वितीय प्रकार यूनिक वे से गुणनखंडित किया जा सकता है। अर्थात क्या होगा, यदि कोई भाज्य संख्या दी गई है तो उसे अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखने की केवल एक विधि है, जब तक कि हम अभाज्य संख्या के आने वाले क्रम पर कोई विचार नहीं करते। क्रम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, केवल एक ही विधि है, यूनिक है। तो देखिए हम इसका और भी थोड़ा सा समझते हैं। आगे कुछ और भी है, जैसे उदाहरण यहाँ पर हम लिया, जैसे लिया 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 7। अगर किसी संख्या की मान लीजिए इस प्रकार के गुणनखंड आते हैं, कौन सी संख्या होगी? जैसे हमने 2 तिया 6, 6 पंजा 30, और 30 में यदि हम 7 का गुणा, 7 तिया की 210 आ गया। 210 के गुणनखंड है ये, को वही मानते हैं जो 3 गुणित 5 गुणित 7 गुणित 2 को मानते हैं। मतलब क्रम चेंज कर दिया, लेकिन 210 के ही गुणनखंड होंगे ना। अर्थात दोनों क्या है? बराबर। तो एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। मतलब क्रम को ध्यान में नहीं रखना है, क्रम कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो होना चाहिए, फैक्टर अभाज्य होना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए, अद्वितीय होता है, मतलब एक मात्र होता है। व्यापक रूप में जब हमें एक भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर मान लीजिए 1 से दी गई हो, तो उसे हम 1 से बराबर P1 P2 एंड सो ऑन Pn के रूप में गुणनखंडित कर सकते हैं। गुणा के रूप में इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर P1 P2 P3 P4 P5 एंड सो ऑन Pn इत्यादि आरोही क्रम में लिखी अभाज्य संख्या है, ऐसा हम मान लेते हैं कि ये आरोही क्रम में लिखी। अब आरोही क्रम क्या होता है?
सबसे छोटा पहले, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे, ये कहलाता है आरोही। तो यहाँ पर जो P1 है लेस देन इक्वल टू P2 लेस देन इक्वल टू P3 लेस देन, इस प्रकार से चला जा रहा है लेस देन इक्वल टू Pn, मतलब सबसे बाद वाली जो संख्या होगी Pn सबसे बड़ी होगी। यदि हम समान अभाज्य संख्याओं को एक साथ मिला लें तो हमें अभाज्य संख्याओं की घातें पावर से प्राप्त हो जाती है, की घात मिल जाती है। जैसे हम कहते हैं कि समान संख्या 2 गुणित 2 गुणित 2, तो है 2 की घात 1 गुणित 2 की घात 1 गुणित 2, तो घातें जुड़ जाएगी। यदि हम इनका पावर फैक्टर का यूज़ करते हैं तो 2 की घात 3 हो जाएगी, इस प्रकार से हो जाएगा। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार यहाँ पर एक बात महत्वपूर्ण निकल के आती है। इससे क्या निकलेगा उसका महत्तम समापवर्धक जो होगा, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल, सबसे छोटी घात का गुणनफल होगा। इसका एक उदाहरण लेंगे जिससे आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने एक उदाहरण लिया है, जैसे 12 और 15 का HCF ज्ञात करना है। अब 12 और 15 के HCF ज्ञात करना है तो हमने देखिए 12 के गुणनखंड पहले किए हैं। अब 12 के हमने गुणनखंड किए तो क्या प्राप्त हुआ, 2 गुणित 2 गुणित 3 प्राप्त हुआ। क्यों हुआ, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। अब यहाँ पर 2 और 2 इनकी घातें तो एक ही एक है, कुछ घात नहीं लिखी, इसका मतलब एक ही एक घात इसके ऊपर है। तो जब हम इनको यदि एक ही घात के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 की घात 2, घातें जुड़ जाएगी गुणा के रूप में, और ये आ जाएगा 2 की घात 2 गुणित 3। इसी प्रकार से 15 के गुणनखंड है 3 गुणित 5। अब इनकी घातें तो एक ही एक है और एक ही बार आए हैं, तो 3 गुणित 5। अब आप यह क्या देख रहे हैं कि 12 की लाइन में भी 2 की घात 2 और गुणित 3 है, 3 यहाँ पर भी है जो लाल मतलब सिंबल से बनाया गया है। 15 के गुणनखंड में आप देख रहे हैं 3 गुणित 5 लिखा है, यहाँ पर भी लाल सिंबल से हमने इसको बना दिया है। तो देखिए 3 क्या है, इसके कहलाता है उभयनिष्ठ, मतलब दोनों 12 और 15 दोनों के गुणनखंडों में 3 है। ये कहलाता है कि दोनों में जो शामिल हैं तो 3 दोनों में शामिल है। अब इसकी छोटी घात तो एक ही है, तो हम इसके HCF कैसे निकालेंगे। 12 और 15 के अभाज्य गुणनखंडों में 3 उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं एवं इसकी छोटी घात क्या है, इसकी छोटी घात तो एक ही है, इसलिए इसका HCF क्या हो गया, HCF जो होगा 12 और 15 का क्या होगा, 3 की घात 1 मतलब 3। आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा HCF किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम इसी प्रकार से LCM की बात करेंगे, लघुत्तम समावर्तक की बात करेंगे। तो देखिए लघुत्तम समावर्तक क्या कहता है, संख्याओं से संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। हमने HCF में क्या किया था, सबसे छोटी घात का गुणनफल लिया था, लेकिन उभयनिष्ठ था वर्ड वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर उभयनिष्ठ वर्ड नहीं, यहाँ पर प्रत्येक संख्या को लेना है, संबद्ध प्रत्येक एनीवे जो भी संख्या आ रही, 2 आ रहा, 3 आ रहा, 5 आ रहा, सबको लेना है। 2 3 5 7 जो भी अभाज्य संख्या हमारे सामने आ रही सबको लेना है, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड को लेना है और उसकी बड़ी घात को लेना है और उनका गुणा करना है, तो LCM ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं, ये अच्छा क्लियर होगा। मैंने फैक्टर करने के लिए यहाँ पर सारणी बना के रखी हुई ताकि आपको अच्छी क्लियर हो जाए, ज़्यादा समझ में आ जाए, क्योंकि ये आप प्राइमरी लेवल से करते चले आ रहे हैं इस प्रकार से। देखिए 6 का हमने यहाँ पर गुणनखंड किया है, अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं। तो 2 के फाड़े से इसको फाड़े लिया हमने, 2 तिया 6, तो 3 6 3 लिख दिया है। फिर 3 के फाड़े से हमने इसको डिवाइड किया, 3 एकम 3, तो आपको समझ में आया होगा। अब इधर देखिए 20 लिखे हमने, 20 को 2 से भाग लगाया है, 2 दाम 20 हो गया। 10 में फिर 2 का भाग किया, कितना हो गया, 2 पंजे 10, 5 से एक बार चला गया। तो 6 और 20 के गुणनखंड हुए, किस प्रकार से लिखेगा इसका, देखिए 6 को हमने लिया 2 गुणित 3, 20 को लिखा 2 गुणित 2 गुणित 5। अब 2 गुणित 2 मिलकर हो 2 की घात 2 बन गया है। अब यहाँ पर आप देखिए प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल प्रत्येक वर्ड है। तो देखिए 2 की बड़ी घात क्या है, 2 की बड़ी घात 2 है, एक तो 1 है और एक 2 है तो 2 लेंगे। 3 की बड़ी घात मतलब एक ही है तो एक ही बार लेंगे। 5 की बड़ी घात एक ही है तो उसको एक ही बार लेंगे। तो इस प्रकार से इसका LCM ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए 2 की घात 2 मतलब 4 होगा, 2 दूनी 4 होगा, गुणित 3 गुणित 5 लिख दिया हमने, 4 तिया 12 किया, 12 गुणित 5 लिख दिया, 12 में 5 का गुणा किया, 12 पंजी 60 होगा। तो 6 और 20 का जो LCM है वो 60 हमें प्राप्त हो गया। तो आपको समझ में आया होगा HCF और LCM किस प्रकार से निकाले। इस प्रकार से हम इसे लिखेंगे, अतः LCM 6, 20 बराबर 60। तो 6 और 20 का जो LCM हमें प्राप्त हुआ वो 60 प्राप्त हुआ। अतः दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं A और B के लिए एक ही सूत्र है, लेकिन इसको हमने आगे कुछ और विस्तार किया है। पहला सूत्र इस प्रकार से बन जाएगा, दो संख्याओं का जैसे मान लो आपको दे रखी है A और B,
इसका एचसीएफ और एलसीएम का यदि गुणा होगा तो वो दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। ये एक सूत्र रूप में है। यदि हमें किसी एचसीएफ निकालना है, मान लीजिए अब एचसीएफ निकालना है तो ए क्रॉस बी, ए गुणित बी और बटे में क्या आ जाएगा एलसीएम। ये पक्षांतर कर दिया हमने एलसीएम, उसी फार्मूले से निकल के आ रहा है। तीसरी बात ये आती है कि दोनों संख्याओं के एलसीएम निकालने, यदि हमारे पास एचसीएफ है पहले से और दो संख्याएं दे रखी तो एलसीएम हम निकाल सकते हैं। तो दोनों संख्या गुणा हम करेंगे ए गुणित बी बटे एचसीएफ आप ए बी हो जाएगा। तो एक ही सूत्र है, लेकिन इसका पक्षांतर करके हम दो सूत्र हमने और तैयार कर दिए। सबको अच्छी तरह समझ में उदाहरण लेते हैं सवाल। ये उदाहरण आपकी मेरे से का ही है। उदाहरण नंबर 7 इसे अब देखिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो पहले हमें एचसीएफ ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा और उसके बाद फिर हमें इसका एलसीएम निकालना है। आप इसे ध्यान से देखिए। 96 और 404 के अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर किए गए हैं। देखिए 96, अब 96 के 2 से हमने डिवाइड किया है 48 हुआ, फिर 48 फिर हमने दो वाली अभाज्य संख्या से इसको डिवाइड किया तो 24 हो गया। 24 को फिर हमने 2 से भाग किया तो 12 बार हो गया। 2 6 12 6 बार फिर वापस हमने किया। 6 को फिर हमने 2 के फाड़े से इसको भाग लगाया तो कितना हो गया 2 3 6, फिर 3 को हमने 3 के फाड़े से भाग लगाया 1 हो गया। तो इसी गुणनखंड प्राप्त हो गया अभाज्य गुणनखंड। 404 देखिए 404 पे हमने 2 का भाग लगाया 202 हो गया। 202 में फिर हमने 2 से भाग लगाया, क्या हो गया 101 बार ही हो गया। 101 से हमने फिर 101 से भाग लगाया तो ये 1 बार हो गया। तो इस प्रकार से जब तक 1 हमें प्राप्त नहीं हो जाता है हमें गुणनखंड करते रहना। तो देखिए गुणनखंड किस प्रकार से प्राप्त हुए हैं 96 के। 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 5 बार तो आया है ये, गुणित 3। 404 के कैसे मिले 2 गुणित 2 गुणित 101। अब 96 के देखिए 2 की घात 5 हो गई, क्यों होगी कि 2 5 बार है, इसकी घातें जुड़ जाएगी आपस में गुणा के बाद। 2 की घात 5 गुणित 3। इस प्रकार से नीचे देखिए 404 में 2 की घात 2 गुणित 101 हो जाएगा। अब यहाँ पर उभयनिष्ठ वाली बात आती है एचसीएफ में। तो देखिए लाल मैंने कर रखा है, जब उभयनिष्ठ आ रहे हैं वैसे भी हम निकाल सकते थे, लेकिन घातों से निकालने हैं हमें। तो 2 गुणित 2 ऊपर भी है और 2 गुणित 2 नीचे भी है। बस यही आपका एचसीएफ है। सीधा से सरल काम है, जो कॉमन है, जो उभयनिष्ठ है दोनों में, बस यही एचसीएफ है। लेकिन इसको घात विधि से निकालना है, बस यहाँ पर इतना फर्क है। तो यहाँ पर हमने इसे लिखा है एचसीएफ आप 96,404, मतलब 96 और 404 का एचसीएफ बराबर संख्या में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। अब छोटी घात का गुणनफल आप घातें देखिए यहाँ पर 2 की घात 5 है ऊपर, नीचे है 2 की घात 2, ये उभयनिष्ठ हो रही। तो छोटी घात क्या है 2 की घात 2, यही हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ। तो 2 की घात 2 को विस्तार फिर हम कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणित 2 बराबर 4। तो देखिए यहाँ पर ये हमें प्राप्त हो गया 2 की घात 2 यानी कि 4 प्राप्त हो गया। आगे देखिए अब हम इसी का हम एलसीएम ज्ञात करते हैं 96 और 404 के लिए। तो फार्मूला हम यहाँ पर वो यहीं से लाए जो हमने स्क्रीन के बारे में देखा था। एलसीएम ऑफ ए बी बराबर ए गुणित बी बटे एचसीएफ ऑफ ए बी से ही हम इसको ज्ञात करेंगे। तो देखिए एलसीएम 96 और 404, ए गुणित बी, ए वर्ग का मान कितना है, जो पहली संख्या हमारी 96 है, बी यानी दूसरी संख्या है 404 है। इनका एचसीएफ 96 और 404 हम लिखेंगे जो भी हमने निकाला था पीछे। 2 की घात 2 निकला है, मतलब 4 निकला है, तो 4 लिख देंगे। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको लिखा है 96 गुणित 404 बटे 4। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए 404 जो है 4 के पहाड़े से कट रहा है। कितनी बार कट रहा है 1 0 1, 101 बार कट गया है। तो नीचे हमने लिखे 96 गुणित 101, 96 में 101 का गुणा किया तो ये हमें प्राप्त हुआ 9696, 9696। तो ये हमारा एलसीएम प्राप्त हुआ 96 और 404। आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। वीडियो को आपने देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जो समस्याएं हैं आप पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन, जिससे आप हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकें।